अध्याय 7। इस अध्याय के अंतर्गत आगंतुक व्रणों की विशेष चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय में भी बड़े सुंदर ढंग से इस चिकित्सा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्रण बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा हो और शरीर का कोई भाग उससे कट गया हो, लेकिन वह भाग थोड़ा सा कहीं साइड से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्रणों की चिकित्सा के लिए उन्होंने बताया है कि पहले ये जो शाखा का पार्ट कटा हुआ है उसको एक लाइन में ला के अच्छी तरह सीवन कर्म करना चाहिए। ये व्रणा विव्रता केचित शिरा पार्श्वावलंबना तान शिव्येद विधिनोक्तेन बदनियाद गाढ़म एवचे। सीवन कर्म करने के पश्चात वहां पर प्रेशर बंडेज बदनियाद गाढ़म एवचे करना चाहिए। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ये बहुत ही वैज्ञानिक चिकित्सा प्रतीत होती है, क्योंकि यदि शरीर का कोई भाग कट जाता है तो उसे अपनी रेखा में लाइन लाने के पश्चात सीवन कर्म से जोड़ा जाता है, और सीवन कर्म करने के पश्चात वहाँ पर इडिमा ना हो, ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए प्रेशर बैंडेज का विधान जो बताया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात कान की आघात के बारे में बताया गया है। यदि आघात के परिणाम स्वरूप कान कट गए हों या अपने स्थान से हट गए हों आघात के परिणाम स्वरूप, तो ऐसे कानों की चिकित्सा के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है कान को अपनी पूर्व स्थिति में रखने के पश्चात सीवन कर्म करके उसको पूर्व अवस्था में लाना चाहिए, और फिर कर्ण के जो स्रोत है उसको तेल से पूर्ण करना चाहिए। कर्ण स्थानात् अपहृतम स्थापयित्वा यथा स्थितम शिव्येद यथोक्तम तैलेन स्रोताशा तर्पयेत। ये बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक है, और यहाँ हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसके पश्चात ग्रीवा इंजरी या ग्रीवा के आघात के विषय में बताया गया है। यदि किसी तीक्ष्ण धार से गर्दन कट जाए तो क्या होता है, उन्होंने बताया कृकाटिका अंते छिन्ने तु, कृकाटिका के कट जाने से गच्छन्त्यति समीर्ण, वहाँ से वायु का निष्कासन होता है। अर्थात यदि विंड पाइप ट्रेकिया कट जाएगा तो नेचुरली वहाँ से एयर बाहर निकलेगी। तो ऐसे व्रण के चिकित्सा के लिए उन्होंने बताया कि सम्यक निवेश्य बधनिया। अब ग्रीवा को उन्होंने बताया ठीक तरह से एक अपनी स्थिति पूर्व स्थिति में लाना चाहिए। शिव्य चापी निरंतरम, बहुत ही सुंदर बताया है कि उसको लगातार कंटिन्यूअस सूचर से रिपेयर करना चाहिए। इसके पश्चात उस वुंड को अजेन सर्पिशा चेवे, बकरी के घृत से वहाँ पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। परशेकम चू कार्ये, और वहाँ पर निरंतर परशेक ड्रिप द्वारा कहिए या कहिए निरंतर धारा देनी चाहिए, और रोगी को उत्तानो अन्य समयम अश्निया, रोगी को उत्तान अवस्था में सुपाइन अवस्था में ही अन्नपान कराना चाहिए, और शायतीत च सुनियंत्रिता, और उसको न्यूट्रल पोजीशन में ही रखना चाहिए, उसी पोजीशन में उसको विश्राम करना चाहिए। इसके पश्चात आगंतुक व्रणों में ऐसा व्रण बताया है कि जिसमें लिम्ब हाथ अथवा पैर कट के गिर जाए। जब शाखा पृथक हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उन्होंने बताया शाखासु पतितास तिर्यक प्रहारान विव्रतान भृशम, किसी बहुत धारदार शस्त्र के द्वारा जब वहाँ पर बहुत बड़ा व्रण बन जाए और शाखा एकदम अलग हो जाए, तो ऐसी शाखा को अपनी पूर्व अवस्था में लाने के पश्चात शिव्येत सम्यक निवेश आशु संदेह अस्थि अन्यु पूर्वशः। आशु का मतलब यहाँ पर होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्र ही उस शाखा को वहाँ पर लगा देना चाहिए। एक स्थिति में अस्थि और संधियों को लगाकर अलाइनमेंट करने के पश्चात वेल्यतक सूचक, यहाँ पर भी कंटिन्यूस सूचरिंग के द्वारा उस वुंड को जल्दी से जल्दी सूचर करना चाहिए, और
बद्ध्वा बेल्लितकेन आशु, बेल्लितक नाम का स्पाइरल बैंडेज वहां पर करना चाहिए। और उसके पश्चात ततस्तेलेन सेचेत, तेल के द्वारा सिंचन करना चाहिए। चर्मणा गोफणा बंध है, और बैंडेज जो करनी है वहां पर उन्होंने शीत बैंडेज के बारे में बताया है। इसके अलावा एक बात बहुत अच्छी बताई, रोगी के लिए जो भी हितकर हो, कार्यो यो वा हितो भवेत, उसको जो भी लाभदायक चिकित्सा हो वो चिकित्सा करनी चाहिए। इसके पश्चात एक चीज और बहुत अच्छी बताई, यदि हम शाखा के दूसरे पार्ट को जो अलग हुआ ना हम प्राप्त कर पाए, तो उस अवस्था में जो वहां व्रण रह गया, जो शाखा बची हुई है, छिन्नाम निशेषतः शाखाम दग्ध्वा तेलेन बुद्धिमान, एक बुद्धिमान चिकित्सक को यदि शाखा का व्रण बचा हुआ है, उस व्रण को बधनियात कोशबंधेनम, कोशबंध के द्वारा बैंडेज करने को बोला है। लेकिन उससे पहले दग्ध्वा तेलेन बुद्धिमान, उस वुंड को, उस घाव को गर्म तेल से पहले सिंचन करना चाहिए ताकि वहां का रक्तस्राव बंद हो जाए। इसके पश्चात उसको जो भी लाभदायक चीज है रोपण व्रण करने के लिए व्रण के रोपण की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने नेत्र के बारे में बताया है। यदि किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नेत्र भिन्न हो जाए, भिन्नम नेत्रम, तो ऐसे में नेत्र वो कार्य करना बंद कर देते हैं, दिखाई देना बंद कर देता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है, भिन्नम नेत्रम अकर्मण्यम, ये अकर्मण्य हो जाते, किसी कारण किसी भी लाभ के नहीं रहते। लेकिन यदि भिन्न व्रण नहीं है और आई बॉल इंजर्ड हो गई है, अभिन्नम लंबते तू यत, और आई बॉल सॉकेट से बाहर निकल आई है, तो उसको अपनी जगह यथा स्थान बैठाने के लिए बताया गया है। उन्होंने बताया तान निवेश यथा स्थानम अव्यविद्ध सिरम शनय विदाउट हार्म एनी वेसल, जो चारों तरफ की रचनाएं हैं उनको बिना हार्म, बिना नुकसान किए हुए शनय धीरे धीरे नेत्र गोलक को, आई बाल को अपनी जगह पर स्थित करना चाहिए। कैसे? पीड़े पाणिनाम सम्यक, बाई पाम, अपनी हथेली के द्वारा धीरे धीरे उसको अपनी जगह लाना चाहिए। एक और बात यहाँ बहुत अच्छी बताई कि हथेली का डायरेक्ट टच नहीं होना आई बाल के ऊपर। उन्होंने बताया पद्म पत्रा अंतरेण तु, आई बॉल और हथेली के बीच में लोटस पीटल्स दबाना चाहिए ताकि नेत्र गोलक के ऊपर, आई बॉल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसके पश्चात नेत्र तर्पण के बारे में बताया गया है। नेत्र को घृत से तर्पण करना चाहिए और नस्य चिकित्सा नस्यम चानेन सर्पिषा और एरोमाथेरेपी के का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात ऐसे व्रण जिसमें उदर घात हो जाए और उदर के फटने के पश्चात मेदोवर्ती अर्थात ओमेंटम बाहर निकल आए, तो ऐसी व्रणों की चिकित्सा के विषय में भी बहुत सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। उन्होंने बताया है उदरान मेदसोवर्ती निर्गता, उदर से मेदोवर्ती अर्थात ओमेंटम यदि बाहर निकल जाए, किसमें? यस्य देहिनम, जिस मनुष्यों की, तो ऐसी अवस्था में कषाय भस्म अमृत किरणा बद्ध्वा सूत्रेण सूत्रवेद, उस बाहर निकले हुए ओमेंटम को अच्छी तरह हर्बल धागे से, जो कि जड़ी बूटियों के रस से तैयार हुआ धागा है, और ब्लैक सॉइल अमृत किरणा बद्ध्वा, ऐसे धागे से उस ओमेंटम को बांधना चाहिए और बंधे हुए भस्से से ऊपर के भाग को अग्नि तप्तेन शस्त्रेण छिद्यान मधु समायुतम, उस बंधे हुए हिस्से के ऊपर के भाग को शस्त्र से काट देना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि उन्होंने बताया अग्नि तप्तेन शस्त्रेण, अर्थात वो शस्त्र स्टरलाइज होना चाहिए, और स्टरलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका था हीट। तो अग्नि तप्तेन, लाल हुआ शस्त्र आग के द्वारा ऐसे शस्त्र से उसको काट देना चाहिए, और घाव को मधु और घृत के द्वारा ड्रेसिंग करना चाहिए। बद्ध्वा व्रणम सुजीर्णे अन्य सर्पिष पान में इच्यते। अब व्रण की ड्रेसिंग करने के पश्चात जब पाचन हो जाए तो रोगी को खाने के लिए घृत पान देना कराना चाहिए, और घृत पान जब पाचन हो जाए
तो स्नेह पानाद्रते चापि पयपानम विधीयते। स्नेह के घी के पश्चात दूध का पान करने को बताया गया है। और इसके साथ साथ दूध में क्या है, शर्करा, मधु और लाक्षा, इन तीन औषधियों को मिला के देना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। और यदि मरीज को दाह और वेदना है तो ऐसी अवस्था में दूध में चिता, दूध कैस्टर ऑयल भी मिला के दिया जा सकता है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी और बताई है, उन्होंने कहा है यदि ओमेंटम को बिना काटे भीतर डाल दिया जाए, उदर गुहा में प्रवेश कर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। उन उपद्रवों में उन्होंने बताया है आटोपम मरणम व स्यात शूलम व, रोगी को बहुत ज़्यादा वेदना हो सकती है, गर्गलिंग साउंड होगी, और इसके अतिरिक्त मरीज की मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती है। इसलिए हमेशा ओमेंटम को पहले काट के ही भीतर प्रविष्ट करना चाहिए। और आज भी यह निर्विवाद सत्य है कि यदि बाहर ओमेंटम निकल गया है तो उसको काट के ही भीतर प्रविष्ट करना चाहिए। उसी प्रकार यदि उदर के अंदर जैसे ओमेंटम को हम बिना काटे भीतर डाल दें और कोई विजातीय पदार्थ या कोई फॉरेन बॉडी शरीर उदर में चली जाए और वो वहाँ की वेसल्स को इंजर्ड करे या ना करे, लेकिन वो यदि बिना स्टेलाइज भीतर चली जाती है तो वही उपद्रव होते हैं जो बिना काटे ओमेंटम को भीतर डालने से होते हैं। अर्थात मरीज की मृत्यु हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, वेदना हो सकती है। इसके पश्चात हमको अंतर रक्तस्राव अर्थात इंटरनल हेमरेज के बारे में भी बहुत अच्छा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। उन्होंने बताया है कि तत्रा अंतर्लोहितम शल्यम, यदि इंटरनल हेमरेज है उदर के अंदर तो क्या होगा, शीतपाद कराननम, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। और क्या होगा, शीतोच्छ्वासम, डीप ब्रीदिंग या चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग भी इसको कह सकते हैं, ये होगी। रक्त नेत्रम, ब्लैक आई भी देखने को मिल सकती है। यदि ये सब उपद्रव देखने को मिलते हैं तो चिकित्सा में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने बोला है आनद्धम च विवर्जेत, ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि अंतरस्राव का, रक्तस्राव का रोगी मिलता है तो उसके बारे में बताया है, बहुत अच्छा यहाँ वर्णन मिलता है। ततः अति निःसृते रक्तो व भिन्न कोष्ठम पिवेद अस्रक, यदि एब्डोमिनल विसरा के कारण, इंजरी के कारण वहां पर रक्तस्राव हो रहा है तो पिवेद अस्रक, रक्तपान कराने का विधान है। उस जमाने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिरावार के द्वारा देने की व्यवस्था शायद नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि यदि रक्त दिया जाए तो रक्त की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए उन्होंने बोला है विवेद असरक, रक्तपान करना चाहिए। और रोगी की जनरल कंडीशन बढ़ाने के लिए जो अन्नपान देना है वो भुने हुए अन्न से तैयार की हुई खिचड़ी, पतली खिचड़ी, और जिसमें नमक मिला हुआ हो, साल्ट मिला हुआ हो, ऐसा अन्नपान करने का विधान भी बताया गया है।